बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके हमने पोस्टुलेट्स देख लिए थे और साथ साथ जो है हमने उसकी डेरिवेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स में हमारे पास क्या मेन पोस्टुलेट थे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं बड़े स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम, और उनकी ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज होती है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है लेकिन ओवरऑल सिस्टम की वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है। तो उसके लिए मैक्सवेल ने क्या क्या था, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड की थी कि डेरिवेशन के थ्रू इसको प्रूव किया था कि कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक रेंज में होगी, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दूसरी रेंज में होगी। ठीक है, और यहाँ पे उसने प्रोबेबिलिटी का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था कि चांसेस हैं कि अगर कोई सी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है तो वो कितना चेंज होगी, सी प्लस डी सी के अंदर उसमें चेंज आएगा। और वेलोसिटी को क्या किया था हम लोगों ने कि उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था कि अगर सी स्केयर है उसके 3 कंपोनेंट हैं तो ये क्या बनेगा, यू स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर बन जाएगा। फिर हमने प्रोबेबिलिटी को देख लिया था कि ये किस पे इक्वल होती है, कि हमने कहा ये इंडिपेंडेंट है हर कंपोनेंट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी लेने के लिए हमें क्या था कि एफ ऑफ यू एफ ऑफ वी एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू डी वी एंड डी यू आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया था, डिफ्रेंसिएशन की थी, और डिफ्रेंसिएशन के बाद जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, हमें पता था कि टोटल जो है वो स्पीड हमारे पास ज़ीरो होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक आर्बिट्रेरी फैक्टर x से मल्टीप्लाई किया ताकि हमने जो नेक्स्ट इक्वेशन लेनी है हम उसको दोनों को आपस में ऐड अप कर सकें या कंपेयर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हमने जो फंक्शन ऑफ u है, v है और w है, इसकी हमने क्या लिया, डिफ्रेंसिएशन ली, और वो प्रोडक्ट रूल था। उसमें हम डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और साथ साथ जो है हमारे पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ पे आर्बिट्रेरी फैक्टर लिया उसको ऐड किया था हमने। ठीक है, और वहाँ से हम इक्वेशन को रीअरेंज करके दोबारा से इस इक्वेशन की क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वहाँ से हमें एफ ऑफ यू की वैल्यू मिल गई। इस अगर हमें एफ ऑफ यू की वैल्यू मिल जाती है और तो फिर हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, और जब ये तीनों वैल्यू निकल आती हैं तो हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यू को जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट पे हमारे पास ये क्या इक्वेशन बन गई थी कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू a cube exponential minus c square over alpha square dot du dv dw। अब हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इससे पहले वाली डेरिवेशन हमने कर ली थी, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1.30 इक्वेशन से कि अब इसमें दो पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर है a, ठीक है, और दूसरा है अल्फा। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज को डिटरमिन करना है और फिर हम जो है ना इक्वेशन को जो है आगे जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है, द इक्वेशन 1.30 कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली अंटिल वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए एंड अल्फा, कि हमने पहले अल्फा और ए की वैल्यू डिटरमिन करनी है। दिस कैन बी डन इन इंश्योरिंग मैनर as the velocity component can possesses value ranges from minus infinity to plus infinity, कि वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं वो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है उनकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी में से कहीं पे भी वैल्यू हो सकती है। इट मीन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैल्यू ऑफ v ऑफ w बिटवीन दीज लिमिट मस्ट बी यूनिटी, के कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी का चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। तो ये ड्यू की जो है इन लिमिट के दरमियान में चांसेस जो हैं वो यूनिटी हैं, या उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी होगी। इन अदर वर्ड द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू डू बिटवीन प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, वही काम हमने किया कि इंटीग्रल लिया है, इंटीग्रेशन ली है एफ ऑफ यू की विद रिस्पेक्ट टू डी यू, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, और लिमिट हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। अब हमारे पास पिछले इक्वेशन में क्या आ गया था, एफ ऑफ यू की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी इक्वेशन थी ये।
ये 1.27 है। हमने एफ ऑफ यू की वैल्यू निकाल ली थी कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस यू स्केयर ओवर अल्फा स्केयर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ यू की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको याद करना है, ठीक है। कि अब हमारे पास क्या आ गया, ए तो क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर निकल आ जाए निकल आएगा। और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया कि इंटीग्रेशन लिमिट इसकी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस यू स्केयर ओवर अल्फा स्केयर डी यू, और इसका आंसर क्या है, ए इंटू अंडर रूट पाई, ठीक है, अल्फा इंटू अंडर रूट पाई। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सारी एक्सपोनेंशियल फैक्टर की जगह पे क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू पाई लिख सकते हैं, और ए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर अल्फा इंटू पाई। अब 1.30 इक्वेशन में अल्फा का स्केयर क्यूब था, ठीक है। तो अब हम इस टर्म का ए की वैल्यू मिल गई, तो अगर हमने ए का क्यूब लेना है तो हमें दोनों साइड पे ए का क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या, जब हम ए का क्यूब लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा की पावर 3 और पाई की पावर 3/2, कि ये 1/2 इसकी ऑलरेडी पावर थी, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1.30। अब हमने क्या किया, ए क्यूब की वैल्यू निकाल ली है तो हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पे ए क्यूब था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि उसकी वैल्यू पुट कर दी है। मैं आपको एक बार पीछे से दिखा भी देती हूँ कि हमारे पास 1.30 इक्वेशन के अंदर ए क्यूब था, तो हमने क्या किया, ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारे फैक्टर अभी वैसे ही हैं, ओके। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, W इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा क्यूब पाई 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस सी स्केयर ओवर डेल्टा स्केयर डी यू डी वी डी डब्ल्यू, इट विल बी कन्वीनियंट। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कुछ लोग इसको जो है पार्शियल प्रेशर और मोमेंटम की टर्म में निकालते हैं, कुछ इसको क्या कर लेते हैं कि जो है इसको कि हमने जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिए थे, तो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं, मीन सर्कुलर मोशन के अंदर इसकी वेलोसिटी अगर देख लें तो उसके लिए आपको पता है जब भी हम ये पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो एंगल की बात आती है, ठीक है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक एंगल से मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो वहाँ यहाँ पे इसलिए हम इसके लिए साइन थीटा और जो है डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और साथ साथ डी फाई भी आएगा, ठीक है। मैं आपको पिक्चर से इसको समझा देती हूँ, लेकिन हम काम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बजाय हम क्या कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, मीन सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अगर आप इस पिक्चर को देख लें, हमारे पास वैसे जनरली क्या होता है कि एक कंपोनेंट यहाँ क्या था, u था, एक कंपोनेंट v था और दूसरा w है। और अगर ये इसी तरह हमारे पास इधर भी है, u कंपोनेंट है, v कंपोनेंट है, w कंपोनेंट है, तो एक वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है कोई भी पार्टिकल c, तो उसमें उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो dc होता है, ठीक है। अब अगर इसको हम दूसरी एंगल की तरफ में देख रहे हैं, सर्कुलर की मोशन में के अंदर या पोलर कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं, तो अब अगर कोई पार्टिकल c वेलोसिटी से मूव कर रहा था और उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, ठीक है, तो उसके एंगल में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, तो इस एक्सिस में ऊपर वाली साइड पे हमारे पास जो है वो साइन थीटा बन रहा है, तो साइन थीटा में जो चेंज आ रहा है वो डी थीटा आ गया, ठीक है। और अब इसी चीज का जो प्रोजेक्शन जो है वो दूसरे एक्सिस में जो बनता है, तो वहां पे क्या होता है, एंगल थीटा की बजाय कोई और एंगल होगा ना, तो इसलिए उसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फाई में जो चेंज आ रहा है वो क्या होगा, डी फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक्चुअल में फाई और थीटा जो है वो मिस हुआ हुआ है एंगल के ऊपर, जहाँ पे एरो के निशान लगे हुए हैं, एक्चुअली ऊपर वाला जो है वो एरो थीटा को शो कर रहा है और नीचे वाला एरो जो है वो हमारे पास फाई को शो कर रहा है और फाई की चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि
सिंपल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बजाय हम पोलर कोऑर्डिनेट ले रहे हैं. इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर दिस पर्पस टू चेंज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू द पोलर कोऑर्डिनेट. द वॉल्यूम एलिमेंट के हमारे पास ये जो डी यू डी डब्ल्यू डी वी वुड बी देन इक्वल टू सी स्क्वायर डी सी साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई. ठीक है कि अब ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर डी सी, यानी सी टोटल वेलोसिटी आ गई और उसमें चेंज क्या है, डी सी आ गया, और जो एंगल है साइन थीटा है और उसमें जो चेंज आ रहा है वो डी थीटा आ रहा है और साथ साथ डी फाइव भी आ गया. हैंस 1.32 इक्वेशन बिकम्स के प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास कि W इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा क्यूब pi 3/2 exponential minus c square over alpha square into c square dc sin theta d theta d phi. ठीक है. This equation give the probability that the velocity of a molecule will lie between c and c plus dc. कि किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है वो किस कंपोनेंट में रह रही है, कि टोटल जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो या तो c है या c प्लस डी सी आ गया. द डायरेक्शन ऑफ सी लाइंग बिटवीन द लिमिट के इसकी डायरेक्शन अब पोलर कोऑर्डिनेट में किसकी लिमिट के अंदर आएगी, थीटा एंड डी थीटा प्लस डी थीटा में आ जाएगी, और फाई एंड फाई प्लस डी फाई के अंदर इसकी अब लिमिट आ जाएगी. पहले हमारे पास सिंपल जो है हम क्या कर रहे थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले रहे थे, अब यहाँ पे लिमिट्स चेंज होंगी. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं 10, उनमें से कोई भी अमाउंट ले लें कि 5 है उनके अंदर से, उनमें से 8 है, तो 8/10 क्या होती है, एक फ्रैक्शन होती है. तो हम भी देख लेंगे टोटल मॉलिक्यूल में से हम फ्रैक्शन निकालेंगे कि कितने मॉलिक्यूल की एक तरह की वेलोसिटी है, कितने मॉलिक्यूल की दूसरी तरह की वेलोसिटी है. ठीक है. In order to obtain the fraction of total number of molecule that the dnc over n. ठीक है. dn क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ओवर n क्या होता है, टोटल, यानी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी c. dnc इसलिए इसको लिखा जा रहा है dnc ओवर n हैविंग द वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc irrespective of direction. इट इज नेसेसरी टू इंटीग्रेट द इक्वेशन के हम क्या करेंगे कि उस फ्रैक्शन को हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिटवीन द लिमिट. थीटा की लिमिट क्या होगी हमारे पास 0 एंड पाई, एंड with respect to phi between limit 0 and 2 pi. कि थीटा की लिमिट क्या है और phi की लिमिट हम यहाँ पे लगाएंगे, thus including all possible direction, कि इसकी वजह से हम सारी डायरेक्शन को इंक्लूड करके इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, dnc ओवर n इज इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी की जगह पे हमने टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन लगा दिए यहाँ पे, 1 ओवर अल्फा क्यूब पाई क्यूब 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस c स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर c स्क्वायर डी सी. अब साइन थीटा के लिए उसकी लिमिट कितनी है, 0 से पाई, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई के लिए लिमिट उसकी है 0 से 2 पाई. अब हमारे पास क्या है कि ये साइन थीटा की इंटीग्रेशन का आंसर आता है 2, और ये जो डी फाइव की इंटीग्रेशन का आंसर आता है 2 पाई. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या है जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, अब ये देखिए 2 एंड ये 2 पाई मिलके क्या बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा. तो ये 4 पाई इधर आ गया. ठीक है, इक्वेशन में ऊपर. रिमेनिंग टर्म हमारे पास वैसी रह जाएगी कि 4 पाई डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब इनटू पाई 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस c स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर c स्क्वायर डी सी. अब क्या हमारे पास पाई की वैल्यू ऊपर भी है और पाई की वैल्यू 3/2 नीचे भी है. अब ये 3/2 का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1 पाई की पावर 1. ठीक है, तो पाई की पावर 1 और ये ऊपर से पाई की पावर 1 कैंसिल आउट होगा, तो नीचे हमारे पास क्या है, पाई की पावर 1/2 रह जाएगा. बाकी टर्म अभी वैसे ही आ रही है. The significance of alpha may be seen by expressing the mean square velocity in the form के. अब हमने क्या करना है कि हम अल्फा की वैल्यू देखते हैं कि वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कि हमारे पास जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, हमने इनको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बाद जो है ना ये सारी वेलोसिटीज पढ़नी है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, और
हमारे पास जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इक्वेशन, कि वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक इसकी लिमिट है सी स्क्वायर डी एन सी ओवर एन। अब हमारे पास क्या ऊपर हमने क्या किया हुआ डी एन सी ओवर एन की वैल्यू ली हुई है, ठीक है। तो ये हम वहां पे वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यही कर रहे हैं कि डीएनसी की वैल्यू जो है 1.35 इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। बस एक चीज ये ध्यान में रखें, पहले 1.34 में सी की वैल्यू क्या है, स्केयर है, और यहाँ भी सी की वैल्यू का स्केयर है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सी की वैल्यू 4 बन जाएगी, सी की पावर 4 बन जाएगी नेक्स्ट वाली इक्वेशन में। और हमारे पास क्या है, सी बार स्केयर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब पाई 1/2 इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, बाकी आगे a की वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल माइनस सी स्केयर अल्फा स्केयर, और ये c की पावर 4 dc बन गया, ठीक है। अब इस चीज का जब इंटीग्रेशन है उसको भी सॉल्व कर दिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो एक इस टर्म की, तो वो एक्सपोनेंशियल टर्म की, तो ये वैल्यू बन जाती है 3/8 पाई की रेज टू पावर 1/2 और अल्फा रेज टू पावर 5, ठीक है। अब हम ये क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे, और आप ये देखें जो टर्म सेम है जो कैंसिल आउट हो रही है अब कैंसिल आउट हो सकती हैं। पहले एक साइड पे ऊपर 4 है नीचे 8 है, तो कैंसिल आउट होगा तो क्या बन जाएगा 2, तो ऊपर रह गया 3 और ये 2 नीचे, ठीक है, 3/2 बन गया। और दूसरी साइड पर अगर आप देखें पाई 1/2 ऊपर भी है, पाई 1/2 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग क्या रह गया, अल्फा की पावर, अल्फा की पावर ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो 3 तो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और अल्फा स्केयर जो है रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये सी बार स्केयर इज इक्वल टू 3/2 अल्फा स्केयर। यहाँ से हम अल्फा स्केयर की वैल्यू निकाल लेते हैं कि अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 2 सी बार स्केयर ओवर 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्केयर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सी बार स्केयर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि पी वी जो कि हमें पता है इक्वल होता है आर टी के, ठीक है। तो उसकी जगह हम आर टी भी पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 3RT ओवर Mn इज इक्वल टू सी बार स्केयर। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू के अंदर, अल्फा की वैल्यू जो है 1.36 है, उसके अंदर सी बार स्केयर आ रहा है, तो सी बार स्केयर की हमने वैल्यू निकाल ली है 1.37 इक्वेशन के अंदर, तो हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सी बार स्केयर इन इक्वेशन 1.36, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 इंटू आर टी ओवर एम एन, 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 2RT ओवर एम एन इज इक्वल टू, अब हम अल्फा स्केयर, अब हम ये देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। अब R ओवर N जो है हमारे पास, उसको हमने एक कांस्टेंट के इक्वल कर दिया है जो कि है K, when K is equal to R over N is the Boltzmann constant, कि ये हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, the gas constant पर यूनिट पर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, कि एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है। अब हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू निकाल ली कि अल्फा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 2KT ओवर M। अब इस वैल्यू को हम जहां जहां अल्फा की वैल्यू होगी वहां पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा स्केयर फ्रॉम इक्वेशन 1.37 इंटू 34। अब हमारे पास 3-4 इक्वेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज हो रही है हमारे पास। ये देखें कि डी एन सी ओवर एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब पाई 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस सी स्केयर ओवर अल्फा स्केयर सी स्केयर डी सी, ठीक है। अल्फा की पावर क्यूब में हो रहा है और अल्फा की पावर हमारे पास क्या है, स्केयर में आ रही है, एक्सपोनेंशियल टर्म में भी है और एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले भी है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, हम दो जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4 4 बाय पाई
1/2 ये पहले ही है उसके अंदर, और ये m अब वो डिनोमिनेटर में था तो ये क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये अब बन गया m/2 पाई 2kt इंटू 3/2। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वो डिनोमिनेटर में था तो ये जो है वो उल्ट हो जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास वैल्यू थी 2kt/m, तो लेकिन जब इन डिनोमिनेटर में आके था तो वो ऊपर चली जाएगी इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस mc²/2kt, और ये c²dc ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइड करें बाय पाई से, ठीक है। एक्चुअली हम पाई को ये 3/2 वाली टर्म के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को पाई से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ऊपर की बन जाएगा 4 पाई, और नीचे क्या रह गया, देखिए 1/2 तो ऑलरेडी था, और पाई की पावर 1 क्या बनेगी, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 3/2। तो हम ये 3/2 को पाई की वैल्यू को भी इक्वेशन, ये जो ब्रैकेट की इक्वेशन है इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा dnc/n इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई kt रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mc²/2kt इंटू c²dc। अब हमारे पास क्या था, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से dnc/n, हम इसको अलहदा से भी ऐसे लिख सकते हैं कि dnc/dc की इंटू 1/n, के हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, dn क्या होते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जैसे मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी क्या है, c है। तो यहाँ पे भी हम इसको इकट्ठा लिख लें या चाहे इसको अलहदा से लिख लें, बात एक ही होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, 4 पाई इंटू m/2 पाई kt raised to power 3/2 exponential minus mc²/2kt into c²dc. If the numerator and denominator of the fraction m/k are multiplied by n, ठीक है, अगर m/k जहाँ पे भी है हम उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर के साथ, देन रिजल्ट क्या बनेगा, mn डिवाइडेड बाय kn इज इक्वल टू m/r, where m is the molecular mass of gas और r हमारे पास क्या है, कि जनरल गैस कांस्टेंट है। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 1/n इंटू dnc/dc इज इक्वल टू 4 पाई mn डिवाइडेड बाय 2 पाई n k t रेज टू पावर 3/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस mc², और n आ गया इसके साथ, mn पहले भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2kt n और c²dc आ जाएगा हमारे पास। हाँ, हमारे पास क्या है, mn की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल m आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है, और n और k की जगह पे क्या आ गया, r, और यहाँ पे भी 1.39 में भी एक्सपोनेंशियल टर्म में भी हमारे पास क्या है, ये कैपिटल m आएगा। अब इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि m और n की जगह पे हम क्या करें, कैपिटल m लगा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। द इक्वेशन 1.38 एंड 1.39 आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के, ये दोनों इक्वेशन जो है वो हमारे पास यूज हो रही होती हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के लिए। दिस अब यहाँ पे जस्ट एक डिफेक्ट बताया गया है जिसको बाद में बोर्ड्समैन ने सॉल्व किया था, लेकिन अभी हम नेक्स्ट वाले जो है ना हेडिंग के अंदर जो है इसकी सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे अब पुट किया गया है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अ सिग्निफिकेंट डिफेक्ट ऑफ मैक्सवेल लॉ इज द यूज ऑफ द assumption with assert that available u v and w are statistically independent of one another। यहाँ पे हमने assumption लगाई थी कि u component, v component and w component एक दूसरे से independent है। This assumption is not really obvious कि ये ऐसा नहीं होता कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर तो हो ही रहा होता है। Under condition of extremely low temperature or extremely high density, the Maxwell law does not hold because of quantum mechanical effect। की quantum mechanical effect की वजह से ये जो है ना लो टेम्परेचर के ऊपर या हाई डेंसिटी के ऊपर ये
थोड़ा सा डेविएशन आ सकती है इसके ऊपर। द मैक्सवेल लॉ, अच्छा, does not hold because of quantum mechanical fact and velocity component are no longer statistically independent, कि ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं रहते, कुछ ना कुछ इफेक्ट लाजमी शो होता है। अब हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल लॉ की, हम मैक्सवेल लॉ की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। हमने एक ग्राफ बना लिया 1/n इंटू डी एन सी ओवर डी सी, वाई एक्सिस पे आ गया और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है स्पीड है, ठीक है। The significance of the Maxwell law may be seen by graphical representation of these equation. It is generally shown the plot of fraction, ठीक है। और जो होती है हमारे पास y एक्सिस पे आ गई और c एक्सिस पे हमारे पास क्या आ गया है, जो स्पीड आ रही थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर के, इसको हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेजर कर लेते हैं। डी टर्म 1/n इंटू डी एन सी ओवर डी give the fraction of molecule in the speed range c to c plus dc per unit interval of speed, ठीक है। कि ये हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है, c प्लस dc हो सकती है। roughly speaking this gives the probability of finding a molecule with the speed between c and c plus dc, कि ये हमें probability के बारे में बताती है। the distribution at two temperature is shown in the figure, के हमें जो फिगर में डिस्ट्रीब्यूशन शो की जा रही है, जो ग्राफ नजर आ रहा है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर है, एक है T1 और दूसरा हमारे पास क्या है T2। अब यहाँ पर T2 जो है वो ग्रेटर टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू T1 के, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी है यहाँ पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि बहुत कम मॉलिक्यूल हैं जिनकी जो है वेलोसिटी बहुत कम है, और बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और मैक्सिमम जो फ्रैक्शन है, देखिए मैक्सिमम पॉइंट पे ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी ये इस रेंज में वेलोसिटी आ रही होती है। ये जो एवरेज सी वेलोसिटी, हम इसको देखते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी कम है, या बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ हमने याद रखनी है कि ये जो है ना, ये हायर वेलोसिटी के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है, ये जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये जीरो एक्सिस को यहाँ पे टच नहीं करेगा। अब ये ग्राफ हमारे पास क्या है, दो टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। the area between two ordinates separated by dc is equal to dnc over dc, that is to the fraction of total number of molecule possessing velocities between c and dc, c and c plus dc have the area under the whole curve is equal to the total number of molecule। हमारे पास क्या है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें बता देता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, ठीक है। अब ये अगर पहले कर्व जो है ऊपर वाला जिसकी हाइट ज़्यादा है, हम उसका एरिया अंडर द कर्व देखें तो वो भी हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताएगा। और अगर हम ये दूसरा ग्राफ देख रहे हैं T2 के ऊपर, तो वहाँ वो भी हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा। The height of the ordinate corresponding to any velocity is the measure of fraction of the molecule which have that velocity। के height, जितनी height का मतलब है कि वहाँ से हमें उतनी fraction of molecule के बारे में पता चल जाएगा जिनकी specific velocity है। The distribution law shows therefore that the majority of molecule have speed lying with relatively limited range, के ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी एक लिमिटेड रेंज में रहेगी, ठीक है, जो सेंटर वाला रीजन है। बट a certain proportion of the molecule have very low and very high velocities, के बहुत कम जो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी क्या होगी, हमारे पास वेरी लो वेलोसिटी होगी या फिर वेरी हाई वेलोसिटी होगी। द पीक ऑफ द कर्व शो द बिगेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग सर्टेन वेलोसिटी, के पीक जो है यानी मैक्सिमम जो है वो हमें बता रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन यहाँ पे आ रही है। द वेलोसिटी corresponding to this peak is known as मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, के जो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। द कर्व एट एनी टेम्परेचर इज पैराबोलिक नियर द ओरिजिन, ये पैराबोलिक कर्व है कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर जो है वो नीचे आ रहा है। ओरिजिन के नज़दीक नज़दीक ये पैराबोलिक कर्व है हमारे पास। सिंस द फैक्टर सी स्केयर इज डोमिनेंट, के स्टार्ट पे हमारे पास क्या है, सी स्केयर डोमिनेंट है,
ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये c का स्केयर है तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज आ रहा होगा। मैं आपको ये ग्राफ दोबारा दिखाती हूँ कि ये जो पहला पोर्शन है इसका, ठीक है, कि ये बड़ी तेज़ी से ग्राफ जो है वो ऊपर जाता है, ठीक, जब तक ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना वो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हम्प आके ये सारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है हमारे पास, ठीक। तो स्टार्ट पे हमारे पास क्या है कि सी स्केयर डोमिनेंट होता है and the exponential function being approximately equal to यूनिटी, कि ये हमारे पास यूनिटी के इक्वल होता है। लेकिन जब हाई वैल्यूज हो जाती हैं, जब वेलोसिटी की हाई वैल्यू है, however the exponential factor dominates the behavior of function causing it to decrease rapidly in the value, की इसी वजह से हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है ज़्यादा हो रहा है और ये रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है कि आप ये देख लें, अगर इक्वेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ माइनस में है, ठीक है, कि ये माइनस के साथ है। पहले हमारे पास ओरिजिन के करीब करीब सी वाला फैक्टर, सी स्केयर वाला फैक्टर ज़्यादा है, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये माइनस साथ के साइन के साथ होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये उसी तरह डिक्रीज भी होना शुरू हो जाएगी। तो एक ये मैक्सिमम पॉइंट पे आती है, उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। Figure 1.4 give the distribution of speed at two temperature T1 and T2. Since the total number of molecules is the same at the both temperature, the area under the curve will have the same value. कि हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक सिस्टम के अंदर, एक कंटेनर के अंदर कितने हैं, सेम ही रहेंगे। हम सिर्फ क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है। पहले मॉलिक्यूल के पास हाई वेलोसिटी कम थी, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो आपको पता है मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए ग्राफ आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास जो है अब हाई वेलोसिटी आ जाएगी। एज इंक्रीज An increase in temperature causes an increase in the kinetic energy of molecules. Therefore, the fraction of molecule having low speed range decrease, कि वो molecule जिनकी स्पीड जो थी कम थी वो अब वो फ्रैक्शन कम हो गई है, लेकिन वो फ्रैक्शन जिनकी स्पीड ज़्यादा थी अब और ज़्यादा हो गई है, ठीक है, यानी उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए हैं। वेयर एज the fraction of the molecule having high speed range increases and increasing temperature of the gas. This is primarily ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर में क्या था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर में है टेम्परेचर और ये माइनस के साथ है, तो इसका मतलब है ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन के अंदर। हैंस एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर फ्लैटन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कि थोड़ा सा हमें लग रहा है कि फ्लैट हो गया, ठीक है, पहले उसका हम्प ज्यादा था लेकिन अब हम्प जो है वो आगे चला गया और थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। इन जनरल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इज वाइडर एट हाई टेम्परेचर देन दी लोअर टेम्परेचर, कि हमारे पास क्या है, लोअर टेम्परेचर पे वो क्या थी, थोड़ी नैरो थी, लेकिन हमारे पास हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या हुआ है कि ये शिफ्ट हो गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है और साथ साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखें, ये सेकंड वाला कर्व जो है वो हाई स्पीड में ऊपर है, जिस मीन के वो फ्रैक्शन जिसके वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास ज़्यादा स्पीड है उनकी तादाद ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कर्व जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया और थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना पूरे सिस्टम के सेम ही रहते हैं हमारे पास। इसके साथ साथ हम और क्या देख सकते हैं, द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो डिपेंड ऑन द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि हमने कैपिटल एम लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, तो हमारे पास इस पे भी डिपेंड करती है। एट द सेम टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर सेम कर दें, a heavier gas have a narrow distribution of speed than a लाइटर गैस। आप ये देखें m, मैं यहीं से आपको दिखा दूँ, m क्या है हमारे पास एक्सपोनेंशियल में माइनस के साथ है, तो जितना m की वैल्यू ज़्यादा होगी मीन हैवियर एटम होगा तो उसकी उतना ही वो डिक्रीज आएगा उसका
हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और यहाँ आप इसकी कहते हैं कि उतनी उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। आप सिंपली देख लें कि जितना हैवी पार्टिकल होता है उसकी स्पीड कम होती है, और जितना लाइटर पार्टिकल होगा उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। दिस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो डिपेंड अपॉन द mass of molecule at the same temperature. A heavier gas have a narrow distribution of speed than a light higher gas. लाइटर गैस आएगा यहाँ पे, ठीक है। इन जनरल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एम ओवर टी, कि ये एम पे भी डिपेंड कर रहा है और टी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ये हमारे पास, कि मालिक्यूल्स की गैस मालिक्यूल किस तरह के हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। लेकिन उनका मेन कर्व जो है वो पैराबोलिक ही बनता है, और उसमें हमारे पास मैक्सिमम फ्रैक्शन की वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तो ये तो थी मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, के मॉलिक्यूल्स के पास स्पेसिफिक जो है वो एनर्जी होती है और वेलोसिटी होती है, एक रेंज में वेलोसिटी होती है, ठीक है। कि कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होगी, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है एक स्पेसिफिक रेंज में आती है, और बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है।